नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस कार्यक्रम नव भारत मंथन में। दर्शकों, हमारे समाज में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, लेकिन आज हम एक विशेष समस्या पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यूं तो शारीरिक सक्षमता को लेकर हर कोई जागरूक हो चुका है, लेकिन लगता है कहीं कहीं मन की भावनाओं को जागरूक करने में या उसको सक्षम करने में हम कहीं चूक रहे हैं। सक्षम से सक्षम तकनीक को भी अपने वश में कर लेने वाली आज युवा पीढ़ी कहीं कहीं अपने मन की भावनाओं के सामने घुटने टेक रही है। जानते हैं आज क्या हो सकते हैं इसके कारण और इसके निदान। इसीलिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे ठीक दाहिनी तरफ बैठे हैं डॉक्टर संजय मुंडा, जो रांची में CIP के सह प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम उनके बगल में बैठी हैं डॉक्टर भूमिका सच्चर, मनोवैज्ञानिक हैं आप। स्वागत है आपका बहुत बहुत। मेरी बाईं ओर बैठे हैं श्री मृत्युंजय शर्मा जी, ये समाज सेवी हैं, समाज के विभिन्न आयामों और पहलुओं से जुड़े हैं। उनके ठीक बगल में हैं श्रीमती इवाना चक्रवर्ती, ये शिक्षा क्षेत्र से आती हैं और रांची के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर कॉलेज की प्राध्यापिका हैं। सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे आप जी, क्या है ये मानसिक तनाव और रोग और उसका निदान? ये रोग है या मनोरोग? देखिए, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मुझे बताने को कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो भी मानसिक तनाव जो हम कहते हैं, ये एक मन की स्थिति से उपजा हुआ एक किस्म का विकार होता है। मैं शुरुआती दौर पे इसे रोग नहीं कहूँगा। रोग जब विकार को आप नज़रअंदाज करते हैं और जब वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है तब वो एक रोग का रूप ले लेता है। तो मन की स्थिति और परिस्थितियों के बीच अगर व्यक्ति तालमेल नहीं बैठा पाता है और एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है और व्यक्ति खुद को उससे बाहर निकाल पाने में सक्षम नहीं महसूस करता है, तब वो एक किस्म से मानसिक तनाव विकार के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके कई विभिन्न अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मानसिक होता है, लेकिन इसके लक्षण शारीरिक भी हो सकते हैं। क्या इसे हम ऐसा माने कि रोग नहीं है, मनोरोग? शुरुआती दौर में इसको रोग कहना मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में अगर हम पहचान लेते हैं कि ये एक किस्म का विकार, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि मन की स्थिति हमारी ऐसी बनी हुई है कि घर में माहौल थोड़ा बना हुआ है जिसमें कि नकारात्मक स्थिति मन की बनी हुई है। वैसे में परिस्थितियां भी उसके अनुकूल नहीं व्यक्ति के जीवन में आ पाता है, तो व्यक्ति एक हताशा के दौर से गुजरना शुरू करता है। तो ये शुरुआती दौर हताशा का जो होता है, ये वापस आ सकता है दो परिस्थितियों में। एक तो है कि उसके जो परिस्थिति है, वातावरण में कुछ एक सकारात्मक बदलाव आए। दूसरा, व्यक्ति के अंदर में भी एक काउंसलिंग के जरिए या किसी भी परामर्श के जरिए में वो भी अपने मनोभाव में थोड़ा सकारात्मक ले आ पाता है। उपचार पर हम लोग फिर आएंगे संजय जी। हाँ, नहीं, ये शुरुआती दौर में व्यक्ति खुद ही, विकार जब मैं कह रहा हूँ, रोग जब तक नहीं है, जब तक व्यक्ति खुद ही उससे बाहर निकल आने में सक्षम हो सकता है, तो वहाँ तक वो कर पाता है। आते हैं डॉक्टर भूमिका जी के पास। आप क्या समझती हैं, क्या ये रोग और मनोरोग, रोग है या मनोरोग? देखिए, जिस तरह डॉक्टर संजय सर ने बोला कि डेफिनेटली हम लोग इसको अभी मनोरोग के रूप में नहीं बोल सकते रोग, क्योंकि पहली बात, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को लेके एक बहुत बड़ा हमारे समाज में स्टिग्मा है। लोग इसको वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये एक तरह का हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अगर किसी तरह का मानसिक रूप से उसको कोई स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, मतलब सिंपल भाषा में कि अगर वो इंसान अच्छे से कोई चीज़ सोच नहीं पा रहा है, अपनी दिनचर्या में अच्छे से अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है और ठीक से अपने आसपास के लोगों से बिहेव नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर उस इंसान की सोचना में परेशानी आ रहा है, एक्ट करने में, मतलब कैसे हम कोई परेशानी आ रही है तो उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, कैसे हम उस परेशानी का हल निकालें उसमें, और हमारी फीलिंग्स बहुत नेगेटिव हो रही हैं, तो उसको वो अपनी उसके बिहेवियर से हमें बहुत सारे घर वालों को इंडिकेशन लगने लगते हैं और उस मनुष्य को भी समझ आने लगता है, उस इंसान को भी, कि मैं कोई परेशानी से गुजर रहा हूँ। तो अच्छी बात आपने बताई। कारण और उपचार पर फिर आते हैं। अभी पहले अपने दर्शकों को सीधा सीधा समझा दें कि आखिर ये क्या है, रोग है या मनोरोग। ठीक है
समाजसेवी हमारे साथ समाजसेवी मृत्युंजय शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, इनके पास बाद में आएंगे क्योंकि समाज की बात बाद में। पहले हम लोग चलते हैं डॉक्टर इवाना चक्रवर्ती जी के पास, क्योंकि वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इनके सामने भी कई तरह की समस्याएं इस तरह की आती होंगी। आप क्या समझती हैं, ये रोग है या मनोरोग, या रोग नहीं है मनोरोग? हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी हमारा शरीर महसूस करता है उसका एक बहुत अहम प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। उसी तरह से जो हमारा मन महसूस करता है उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत जो है, जो आजकल हम कहते हैं स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे मन से जुड़े भावनाओं से होती हैं। पर इसका सीधा सीधा रूप जो है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है, वो हमें फिजिकल बॉडी में भी दिखते हैं। बॉडी में भी है जी, मतलब ये माना जा सकता है कि आप शुरुआती लक्षणों से भी समझ सकते हैं कि रोग जैसे है, नींद ना आना, ठीक तरीके से भूख ना लगना, दूसरों से बात करने का मन ना करना, बाहर खेलने जाने का मन ना करना, अलग रहना, समाज से कटे कटे रहना, फैमिली के लोगों से बात ना करना। तो ये सारी चीज़ें मन से शुरू होती हैं, बट हमें शरीर में भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं समय के साथ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। शर्मा जी आपके पास आते हैं, समाज में इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग, रोग है या मनोरोग, या रोग नहीं है मनोरोग? मुझे लगता है सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्टेंस के लेवल पे है। खास करके इंडिया में, जैसा भूमिका जी ने कहा कि एक स्टिग्मा, एक टैबू है इसके अराउंड। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को अपने फैमिलीज़ में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से एक स्टडी कराएंगे, और बहुत सारे स्टडीज़ आजकल जो हो रहे हैं उसमें दिख रहे हैं कि एक बहुत मेजर पॉपुलेशन जो हमारा है, वो चाहे एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, और इस प्रकार के जितने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसे ग्रैपल कर रही है। अगर आप टीनेज में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट मेजॉरिटी, शायद जितने बच्चों को ना हो उससे ज़्यादा बच्चे से ग्रैपल कर रहे हैं। वो किस स्टेज पे है ये बहुत डिफरेंट बात है। हो सकता है कोई बहुत इनिशियल स्टेजेस पे बस थोड़ा फील कर रहा हो, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डीप जा चुका हो। एक सबसे जो कॉमन मिसपरसेप्शन है वो ये है कि कोई अगर डिप्रेस्ड है या बहुत ज़्यादा एंग्शियस है तो वो एकदम लोनली रहेगा, अकेला रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कटा कटा रहेगा, जो शायद सच नहीं है। और डॉक्टर्स हमारे इनफैक्ट इस चीज़ को वैलिडेट करेंगे। कई बार एक व्यक्ति बहुत एक नॉर्मल लाइफ जीता हुआ आपको दिखेगा फिजिकली, लेकिन शायद वो मेंटल हेल्थ के तौर पे बहुत वो बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा होगा, बहुत वो उस पर स्ट्रेस कर रहा होगा। और इस कारण से एट सोसाइटल लेवल अगर मैं बोलूँ तो चाहे वो टीनेज हो, यूथ हो, या इंटायर पॉपुलेशन हो, जो इंटायर उसका हैप्पीनेस कोशेंट एक सोसाइटी का, जो इंटायर प्रोडक्टिविटी है जो होनी चाहिए वो एक पूरे वर्किंग पॉपुलेशन की, सारा कुछ इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से उसको एक्नॉलेज करना, उसको शुरुआत में ही समझना और उस पर काम करना बहुत एसेंशियल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप तो दिन रात पेशेंट से घिरे रहते हैं जी। आपको क्या विश्लेषण लगता है कि क्या क्या इसमें समाज में भी क्या क्या परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण रोग नहीं है मनोरोग बनता जा रहा है? जी, देखिए, इसको 3 लेवल पे आप समझ सकते हैं। शुरुआती लेवल पे मानसिक समस्याएं आ गई। समस्याएं मतलब व्यक्ति जब उससे घिरता है तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और कई बार अधिकतर लोग बाहर भी निकल पाते हैं अपनी समस्याओं से। समस्याएं ही आगे चल कर के विकार का रूप ले सकती है, जिसको मानसिक विकार कहते हैं। उसमें व्यक्ति थोड़ा और अधिक प्रभावित हो जाता है, और जब ये विकारों को नज़रअंदाज करते हैं तो वो धीरे करके रोग का रूप भी ले सकती है। तो ये 3 स्तरों पे समझ सकते हैं। अब हम लोग जब समाज में स्थिति देखते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि समाज में अभी भी रोगों को समझ पाने वाली जो एक जागरूकता होती है उसका अभाव है। कुछ तो हमारे आज के आधुनिक युग की भी देन है कि लोग परस्पर जो बातचीत, संवाद, ये सब कम हो गया है, एक दूसरे के लिए समय निकालना कम हो गया है। बहुत सारी चीज़ों का भी योगदान उसमें है। साथ ही साथ एक जो समझ है मानसिक समस्याओं को लेकर के, मानसिक समस्या से प्रभावित व्यक्ति के आचार विचारों को लेकर के, ये बहुत सही है कि एक डिप्रेस्ड व्यक्ति भी कई बार आपको लगेगा कि वो बहुत सामान्य तरीके से अपने आप को व्यवहार में ला रहा है, लेकिन चूंकि समाज एक ऐसा बन गया है कि अभिव्यक्ति उस तरह से नहीं हो पाती है, तो कई बार जब व्यक्ति इसको नज़रअंदाज करता है तो वो बाद में जा कर के वो उसके व्यवहार में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। इसको बहुत ज़्यादा दिन तक व्यक्ति इसको दबा के नहीं रख सकता है अगर वो रोग का रूप ले रहा है तो ये चीज़ है। कुछ लक्षण जो है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, जैसे एंजाइटी हो गया।
एंजाइटी ऐसा है कि व्यक्ति अगर बेचैन है तो वो लोगों को दिखाई भी पड़ता है। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। तो शुरुआती दौर पे हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के सामान्य जो उसके विचार है, उसके जो सामान्य जो भावनाएं हैं, जिस तरह से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिस तरह से वो दूसरों की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करता है, और उसके जो एक नज़रिया होता है जीवन के बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, इसमें अगर अचानक बदलाव दिखाई देता है या कभी कभी बदलाव धीरे धीरे भी आते हैं और ये बदलाव काफ़ी समय तक ठहर जाते हैं और इनके कारण व्यक्ति के संबंध प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्ति के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक माना जा सकता है कि एक रोग वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहाँ पर उसका जनजीवन जो है वो प्रभावित होने लगता है। और समाज बहुत हद तक इन चीज़ों के बारे में अभी भी अनभिज्ञ रह जाता है। काफ़ी देर के बाद परिवार वालों को या समाज को कई बार पता चलता है, ये भी बात सच है। यानी शुरुआती लक्षणों से ही आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए समाज और परिवार को कि इस आदमी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। व्यक्ति विशेष को भी अगर उनके अंदर ये बदलाव महसूस कर रहे हैं तो उनको वो शेयर करने का एक होना चाहिए, एक उनके अंदर वो भावना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं किसी को बता पाऊँ कि मुझे आजकल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे लोगों से बात करने का दिल नहीं कर रहा। कई बार ये सारी चीज़ें लोग दूसरों से व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं। ईवाना जी, आपके पास आते हैं। ये जो अभी का दौर है और पहले का दौर है, आपको क्या अंतर पाते हैं आप इसमें कि पहले ज़्यादा था ये मामला या अभी ज़्यादा मामला हो रहा है? पहले के समाज में हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, घर में बड़े बुज़ुर्ग थे, तो बच्चा अगर माँ बाप से कोई बात कहने में डरता भी था या अपने भाई बहन से डरता भी था तो बड़े बुज़ुर्ग थे जिनसे वो खुल के बात कर सकते थे, या क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली थी और भी रिलेटिव्स थे। आज के समाज में हम देखते हैं कि माता पिता व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और बच्चे को उतना समय नहीं दे पाते जितना बच्चे को देना चाहिए। और जहाँ तक उसके अपने दोस्तों की बात है तो वो अपने पीयर्स से वो प्रॉब्लम शायद नहीं शेयर कर पाता क्योंकि वो भी उन्हीं प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और एक जो मुझे लगता है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है कि जो बात मैं अपने दोस्त को बताने जा रहा हूँ क्या वो उस तक रहेगा, वो प्राइवेसी मेरी मेंटेन रहेगी। तो बच्चा आज के दिन में अपनी बातें जो है वो खुल के नहीं कर पाता। तो सपोर्ट सिस्टम जो एक होना चाहिए वो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सर भी कह रहे थे कि वो बहुत ज़रूरी है कि जो हमें फील हो रहा है हम उसे कम्युनिकेट कर पाए ठीक से बाकी लोगों के साथ। भूमिका जी, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर 7 सेकंड में एक आत्महत्या का प्रयास और हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या। क्या आपको लगता है कि जो ये कह रही हैं समाज से कटने के बाद या आप संयुक्त परिवार से कट के एकल परिवार की तरफ जो लोग चले गए हैं, ये एक बहुत मुख्य वजह है इसकी? देखिए, कोई भी मानसिक रोग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनको हम मेन रूप से 3 कारणों में बांटते हैं। एक होता है इंडिविजुअल फैक्टर, सोसाइटल मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बिल्कुल समाज से जो हम कट रहे हैं, एकल सोसाइटी में जो हम रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जैसे आपने बताया कि आज ही अगर न्यूज़पेपर हम खोलें या न्यूज़पेपर हमने न्यूज़ चैनल देखे होंगे तो कोटा में 2 युवकों ने सुसाइड किया है। वो आजकल कॉमन फिनोमेना हो गया है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे क्या है, एडजस्टमेंट इशू फैक्टर है, एक्सपेक्टेशन, कॉम्पिटिटिवनेस कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो सोचा है मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं, और बायोलॉजिकल फैक्टर मानसिक रोग होने का एक मुख्य कारण है कि अगर परिवार में किसी को मानसिक रोग है तो चांसेस बन जाते हैं कि उनको भी ये रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप किस तरह के इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो रहे हैं, आपने पेरेंट्स बच्चों को पूछते नहीं हैं, एक्सपेक्टेशन, इवन बच्चे भी खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं, अच्छा कुछ करें, पर कभी कभार वो उन चीज़ों के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं और बच्चे का वो चॉइस भी नहीं रहता है। कभी कभार पेरेंटल प्रेशर से भी बच्चे वो चॉइस ले लेते हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, न्यूक्लियर फैमिलीज, ये सारे हम लोग मानसिक रोग होने के फैक्टर्स में काउंट करते हैं। बिल्कुल। शर्मा जी, आपको क्या लगता है जो मुख्य समस्याएं उभर कर आई, एकल परिवार, लोगों के ऊपर में अनड्यू प्रेशर और लोगों की मानसिकता जो उनको लगता है कि हम किसी से कम्पीट नहीं कर पा रहे। अगर एक छोटा सा उदाहरण लें, अगर हम लोग चंद्रयान 2 के मिशन की असफलता से हम लोग हताश हो गए होते तो 3 पर तालियां बजती क्या? पूरा विश्व ताली बजा रहा है आज हमारे ऊपर कि हम सक्सेस हुए।
फेल्योर से सक्सेस की तरफ तो आए। आपको क्या लगता है समाज के हिसाब से इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? मुझे लगता है काफ़ी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और फैमिली तो एक पोर्शन हुआ जिसमें जो साइज़ ऑफ फैमिलीज़ है वो स्मॉलर होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है। उसके अलावा भी जो हमारा फूड इंटेक है, जो हम खाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अभी जो प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, और अब काफ़ी सारे स्टडीज़ ऐसे देखेंगे जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और प्रोसेस्ड फूड के इंटेक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जितना ज़्यादा बच्चा प्रोसेस्ड फूड खा रहा है उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं लेटर। सिमिलरली अगर आप स्क्रीन टाइम देखेंगे, जो बच्चे मोबाइल पर रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, उसमें भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखेंगे कि जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम चाहे वो गेमिंग के लिए हो, चाहे वीडियोस देखने के लिए हो, उससे स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें आगे चल के मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जितने सारे ये एंड आई थिंक ये जो पूरा मेंटल हेल्थ का इशू है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज के कारण बहुत ज़्यादा तरीके से ये बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पिछली सोसाइटीज़ में थी पहले, विच इज़ जो बड़े फैमिलीज़ थे हमारे, आपस में बातचीत करना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, बच्चों का साथ में खेलना, बड़े बुजुर्गों से शाम में चर्चा करना, वो चीज़ें ना होने से ये चीज़ें और एग्रावेट हो रही है मेरे ख्याल से। सर, सामाजिक रूप से जो ताना बाना आज के समय में बन गया, वो तो बन गया, इससे बाहर आने का क्या सुझाव आप देते हैं? देखिए, बाहर आने में योगदान सब किसी का सब लोगों का एक योगदान का ज़रूरत है। सपोज किसी घर में एक मनोरोगी किस्म का आदमी हो गया, उसके परिवार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबको अपनी भूमिका समझ में आनी चाहिए। एक तो है कि जो रोगी है उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ये कई सारी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तो रोगी के साथ बहुत अधिक जो सहानुभूति दिखाई जाती है वो भी कई बार गड़बड़ होती है। एक आपको नॉन जजमेंटल सपोर्ट की बात आती है, बिना आपको एक उसको ये देखते हुए कि वो एक बीमार व्यक्ति है, कैसे आप नॉन जजमेंटल तरीके से उस व्यक्ति के साथ जुड़ पाते हैं, ये सबसे पहला ज़रूरी चीज़ होता है, ताकि वो व्यक्ति एक सामान्य तरीके से किस तरह से उसको प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने दैनिक दिनचर्या को फिर से शुरू कर सके। जैसा आपने कहा, चंद्रयान 2 की विफलता के बाद एक नई शुरुआत हुई, तो एक नई शुरुआत करने के लिए किस तरह से परिवार के लोग मिल करके उनको प्रेरित करें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण किस तरह से बनाया जाए रोगी के इर्द गिर्द। और कई बार लोग ये अक्सर देखा जाता है कि लोग वैसे सदस्य को कहीं थोड़ा सा छुपा करके रखते हैं, उनको सामने में नहीं लाते हैं, कोई पारिवारिक उत्सव में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, किस तरह से उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए परिवार की भूमिका बहुत बहुत अहम होती है। हम लोग इस चीज़ को, हमारे यहाँ भी जैसे मरीज आते हैं तो हम लोग एक समग्र चिकित्सा के तहत में परिवार को भी चिकित्सा में शामिल किया जाता है और ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। महत्वपूर्ण संदेश है हमारे दर्शकों के लिए, कृपया ध्यान से सुनें। डॉक्टर संजय मुंडा जी क्या बता रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी इस तरह का कोई कारण नज़र आता हो जहाँ रोगी मनोरोगी की तरफ जा रहा हो, तो कृपया ध्यान से सुनें इनके सुझावों को। तो सबसे पहले तो ये है कि रोगी से बातचीत करें, उसको विश्वास में दिलाएं कि उसकी बातों को समझने की पूरी कोशिश की जा रही है। जब तक सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि उसकी बातों को सही तरीके से समझा जाएगा, कोई अपनी बात, मन की बात बताता नहीं है। तो एक वो बात समझना, कई बार घरों में ये होता है कि झिड़क दिया जाता है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो वो रवैया नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति अगर कोई अपना एक दर्द बताना चाहता है या अपनी समस्या बताना चाहता है तो उसको झिड़के नहीं, उसको नज़रअंदाज नहीं करे, उसको पूरी गंभीरता के साथ सुनने की कोशिश की जानी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे कि एक ऐसा स्थिति बनती है जिसमें कि परस्पर विश्वास के साथ समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता निकलता है। चाहे वो डॉक्टर के पास जाने का, कई बार ऐसा भी केसेस आता है कि रोगी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। व्यक्ति ये सोचता है कि हमको दवाई नहीं खाना है। तो एक बार डॉक्टर के पास जाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से सबसे शुरुआती चीज़ एक संवाद स्थापित करना ही होता है, उसी से सारे रास्ते खुल जाते हैं। डॉक्टर सच्चर, अगर जनगणना के हिसाब से देखें तो आधी आबादी आपके हाथ में और पूरे घर की कमान आप लोगों के हाथ में, तो आप क्या समझते हैं महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है इस रूप में? देखिए, महिलाओं की
इन रोगों के मतलब रोकथाम में या अवेयरनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम महिलाएं अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, भावात्मक रूप से भी बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं, पर वही रहता है कि इग्नोरेंस, ठीक है, कि नहीं मानना है। तो पहला मेरा ये है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को लेके कि हाँ, ये परेशानियाँ भी फिज़िकल इलनेस की तरह ही इम्पॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ की तरह ही हमारे घर में ज़रूरी है। हर महिला को ये समझना चाहिए, ना कि परिवार वालों के लिए बल्कि खुद के लिए भी, क्योंकि वुमेन मेंटल हेल्थ को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। वो घर भी संभाल रही हैं, वर्किंग भी है, जॉब भी कर रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, तो वो भी इग्नोर हो जाता है। और फिज़िकल हेल्थ पे भी प्रॉपर ध्यान दें, अपने घर की और खुद की फ़िज़िकल हेल्थ पे, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर स्लीप लें, और कम्युनिकेशन स्किल्स घर में, कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई पारिवारिक समस्या गुजर रही है घर में, तो उस समस्या के बारे में खुल के सबसे संवाद करें, बातचीत ज़रूर करें, क्या परेशानियां हैं, इसका हल क्या निकाला जा सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, हर एक परिवारजनों को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। मनोरोगी बनने में एक जो अहम कारण समझ में आता है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आप क्या देखते हैं शिक्षा के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर आप किस तरह से समाज को आगे लेके जाएंगे कि रोगी मनोरोगी नहीं बने? आज के समाज में मनोरोग की शुरुआत बहुत बार इस फैक्टर से होती है कि घर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, पेरेंट्स के एस्पिरेशंस हाई हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बच्चों के एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, और इन एस्पिरेशंस और रियलिटी में जब उन्हें गैप दिखता है तो वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन का काम है उन्हें ये रियलाइज़ कराना दैट एवरीबडी इज़ डिफरेंट, लोग सेम नहीं हो सकते, हम सब सेम नहीं हो सकते, तो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार अचीव करने की कोशिश करें, ना अपने आप को प्रेशराइज करने की कोशिश करें कि ये मापदंड है, मुझे ये अचीव करना है, या मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, या पीयर प्रेशर कि मेरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें इतना मार्क्स आ रहा है तो मुझे भी उतना ही मार्क्स आना चाहिए। कहीं इसमें समाज का, परिवार का भी दबाव होता है बच्चों पर? बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंटल प्रेशर रहता है, टीचर्स का प्रेशर रहता है, कि बहुत बार हम ये सबकॉन्शियसली करते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है उसे हम थोड़ा सा स्पेशल कुछ एडवांटेज देते हैं, थोड़ा सा अटेंशन देते हैं, ये सोच के नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कॉन्शियसली करते हैं, बट सबकॉन्शियसली बहुत बार ये चीज़ें होती है, और ये बच्चों पे एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाती है, क्योंकि यंग माइंड है, तो उन्हें लगता है कि ये पार्शलिटी हो रही है, एंड हम उस लेवल तक अच्छे नहीं हैं जिस लेवल तक हमें होना चाहिए। तो कहीं से हीन भावना घर जाती है, हीन भावना कहीं ना कहीं घर कर जाती है, क्योंकि कंज्यूमरिस्ट कल्चर है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि बाकी समाज है, हमारे एस्पिरेशंस होने चाहिए, हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, जब हमें लगता है कि शायद हम में कैपेबिलिटी नहीं है उसे अचीव कर पाने की, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। शर्मा जी, अगर माना जाए, अभी देखा जाए अगर, तो प्रज्ञानंद ने विश्व शतरंज में दूसरे स्थान पर रहे, लोगों ने कहा कि वो हार गए। क्या इसको इस रूप में नहीं देखा जाए कि वो उप विजेता तो रहे विश्व विजेता में? बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट इस बात से सहमत और यही बोल रहे हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए हैं हर चीज़ में अचीव करने के, वो इतना रिलेटिव सर्वोच्च रहने की सबसे बड़ी मुसीबत वहीं खड़ी होती है जब हम समझते हैं कि नहीं, हमें सर्वोच्च स्थान पाना है। मेरे ख्याल से ठीक है, अब इन कॉम्पिटिशन्स में तो सर्वोच्च बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एब्सोल्यूट सर्वोच्च कभी नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल, कोई अगर आज एक 100 मीटर्स 10 सेकंड में दौड़ता है, कल कोई 9.9 सेकंड में दौड़ता है, फिर कल कोई 9.8 सेकंड में दौड़ जाएगा, तो उस चीज़ का कभी कोई अंत ही नहीं है। आज प्रज्ञानंद ने मान लीजिए 18 साल की उम्र में जो फीट हासिल किया, अब अपने जो नेक्स्ट चेस चैंपियंस होंगे इंडिया के, लोग उनसे एक्सपेक्ट करेंगे 16 साल की उम्र में ही वो कर जाए, फिर एक्सपेक्ट करेंगे 14 साल की उम्र में कर जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक एंडलेस रन है जिसमें हम दौड़ते रह सकते हैं, बट जिसका कोई एंड नहीं है। जो आपने बात कही वो समझना इस चीज़ को एसेंशियल है कि हम जिस किसी भी स्टेज पे पहुंच पा रहे हैं अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के कारण, अगर हम उस चीज़ को करते हुए खुश हैं, उस चीज़ को करते हुए सेटिस्फाइड है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई एक माहौल नहीं हो सकता है उस बच्चे के लिए, उस फैमिली के लिए और इंटायर सोसाइटी के लिए भी। आप जैसे मैग्नस कार्लसन जिसने प्रज्ञानंद को हराया, इनफैक्ट इससे पहले उससे कहा जा रहा था कि वो आज तक का सबसे बड़ा प्रोडिजी है और आगे जाके प्रज्ञानंद हो सकता है उसको हरा भी दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्लसन कुछ भी नहीं रहा, वो फिर भी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम फिर भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये कंपटीशन विच इज एंडलेस, कंपटीशन राइट सेंस में नहीं हो के रिलेटिव सेंस में होना, वो एक बहुत अपने आप को हराने वाला प्रयास है। क्या करना चाहिए इसमें? मेरे ख्याल से सबसे पहले ये सेंसिटाइजेशन सबसे शुरू से ही, जो खास करके स्कूलों में होता है, बच्चों को आपस में कंपेयर करना
कि तुम कितनी बदमाशी कर रहे हो, देखो वो कितना अच्छा बच्चा है, कितनी शांति से बैठा है, उसके देखो 100 में 100 मार्क्स आए मैथ्स में, तुम्हारे तो 90 ही आए हैं। जो रैंकिंग्स होती है हमारी, वो एकदम उसको और परपिचुएट करती है। कई सारे स्कूल्स में ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें जो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग बच्चे होते हैं वो ए सेक्शन में होते हैं, जो थोड़े कम वाले वो बी, जो सबसे खराब वाले वो सी सेक्शन में होते हैं। तो अब बचपन से ही एक ऐसी हीन भावना बना दे रहे हैं बच्चों में, जिसमें उसे लगता है कि मेरे लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि चाहे एजुकेशन हो, वो कोई भी कंपटीशन हो, उसमें मुझे फर्स्ट आना है। सबसे पहले आपको इस माइंडसेट से उन्हें बाहर लाना होगा, एक्सप्लोर करना होगा कि बच्चा किस चीज़ में, किस फील्ड में पैशनेट है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको उस फील्ड में या उस एरिया में उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना, उसको एक्सप्लोर कराना, उसको इस चीज़ में आगे बढ़ने देना, उसको खुश होने देना। और इनफैक्ट एक जो सबसे अच्छी बात है, अगर बच्चा किसी एक फील्ड में अच्छा करेगा तो आपको उसके रेपरकशंस दूसरे फील्ड्स में भी दिखेंगे। अगर क्रिकेट खेलना चाहता है और आप उसे अच्छे से खेलने दे रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि वो पढ़ाई में भी उस कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बेहतर कर पा रहा है। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस देना बहुत शुरुआत से ही, और जो बड़े हो गए हैं, चाहे आप कॉलेजेस में चले गए हैं, कॉलेजेस में भी, उसके बाद कॉर्पोरेट्स में भी, ये पूरा जो सिस्टम है वेयर इन हम एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं हर समय, इसे मुझे नहीं लगता तुलनात्मकता को दूर करना होगा। इवाना जी, शिक्षा पर बात हो रही थी, आप इसको अपने संस्थानों में किस रूप में देखते हैं कि कंपटीशन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, शिक्षा में जैसे कि सर कह रहे थे, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मूलभूत जो आज की ज़रूरत है ना किसी भी परिवार में, वो है एक शिक्षा जी। तो हर बच्चों के बीच में आजकल देखेंगे आप, ये जो तनाव का माहौल था, वो 7 से 24 साल के बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा पाने लगा है, बिकॉज उसके पीछे जो मुख्य कारण मिला वो है शिक्षा का दबाव। तो आपके संस्थान में आप भी रोज इन सब चीज़ों से रूबरू होती होंगी, क्या लगता है आपको, क्या समाधान हो सकते हैं इसके? देखिए, इसका समाधान जैसा कि सर कह रहे थे कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एंड पेरेंट्स के बीच कंपैशन बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे को समझे कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। बहुत बार हम बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कॉलेज में ड्रॉप करने से बेटर है कि आप एडमिशन ले लें और 1 साल आप रेलिवेंट किसी सब्जेक्ट में, बॉटनी में या ज़ूलॉजी में ऑनर्स कर लें, एंड आप नेट का प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि वो बच्चा क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है वो उसी फील्ड में कंटिन्यू करे तो उसके लिए बेटर होगा। एंड विद इन द कॉलेज भी हम रोज़ ये चीज़ नोटिस करते हैं कि बच्चे कई बार उन्हें लगता है कि सिविल सर्विसेज करना है तो सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल साइंस अच्छा ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी अच्छा ऑप्शनल है, तो वो इन ऑप्शनल्स को ले लेते हैं ये रियलाइज़ किए बिना कि उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सब्जेक्ट मैटर भी नहीं पता कि आगे हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। पारिवारिक दबाव के कारण कि माता पिता कह देते हैं कि इस ऑप्शनल में बेटर मार्क्स आते हैं, टॉपर ने पिछले साल ये ऑप्शनल लिया था तो आप ये ऑप्शनल ले लीजिए, लेकिन उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते। तुलनात्मक विश्लेषण भी होता होगा कि फलाने का बच्चा फलाना कर गया, तुमने तो कुछ नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल फलाने का बच्चा इतना आगे निकल गया, तुम यहीं की रहे। जी जी। ये तुलनात्मक विश्लेषण जो होता है बच्चों में कहीं कहीं हीन भावना लाता है, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो रोग मनोरोगी बनता है, बिल्कुल, उस पर अनड्यू प्रेशर होता है। तो माता पिताओं से ही आग्रह होगा कि आप कृपया अपने बच्चों को, आप ही बताइए क्या आप आग्रह करना चाहेंगे? कि आप अपने बच्चों, क्योंकि वो सबसे पहले आपका बच्चा है, जिस तरह से आप उसे समझ सकते हैं, उसकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं, उस तरह से टीचर्स या उसके दोस्त नहीं समझ सकते। बिकॉज एक क्लास में अगर हम स्टूडेंट टीचर रेशियो देखें तो वो रेशियो बहुत ही हेल्दी नहीं है। तो घर में आप जिस तरह से अपने बच्चे को समझ सकते हैं या उसके दोस्त फॉर दैट मैटर जिस तरह से समझ सकते हैं, उसके परिवार वाले जिस तरह से समझ सकते हैं, उस तरह से बाकी लोग नहीं समझ सकते। तो आप घर में सबसे पहले वो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चे को वो सेफ एंड ट्रस्टवर्दी स्पेस लगे कि वो बता सके, और उसे आप कंपेल मत कीजिए, जो उसका इंटरेस्ट एरिया है आप उसे एक्सप्लोर करने दीजिए। अगर वो फेल भी होता है तो ये जो हम कहते हैं कि जो हम दूसरे के साथ कहते हैं कि उसने इस एज में ये अचीव कर लिया एंड आपने इस एज में अभी तक ये अचीव नहीं किया, हम सबके टाइमलाइंस अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सेम रेस का स्टार्टिंग पॉइंट एक हो सकता है, बट हम ख़त्म अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं। डॉक्टर सच्चर, हर परिवार में एक होता है कि लड़कों को प्राथमिकता है और लड़कियों को दूसरी तरह की प्राथमिकता। सबसे ज़्यादा जो मनोरोग का कारण बनता है ये दूसरी तरह की प्राथमिकता, जैसे सर लोगों ने बताया। आप क्या समझती हैं, इसको कैसे दूर किया जाए? बेसिकली ये जो प्राथमिकता वाला सोच है ये घर से ही स्टार्ट होगा कि हमें इन चीज़ों को समझ के कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा अपने परिवार में, और इक्वालिटी लानी पड़ेगी कि लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल तरीके से ही हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले परिवार वालों से मैं ये अनुरोध ज़रूर करूँगी कि जो भी कि परिवार में एक बच्चे को
अपने ही दोनों बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि ठीक है वो आस पड़ोस के या टीचर्स अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, पर परिवार में भी कि माँ बाप खुद का कंपैरिजन कि मैं बचपन में इतना, जब हमारे पास बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं तो वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि मैं इतना शांत रहता था, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था, बच्चे के सामने। तो बच्चे में वो वैसे भी हीन भावना आ रही है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है ये चीज़ें। तो आपको पहले बच्चे की मनस्थिति समझनी है कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। कंपैरिजन तो कहीं से भी जायज़ नहीं है, लड़का लड़की दोनों हर चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। तो इक्वालिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिए। इनसे भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। पुरुषों, जो घर में आपका लड़का है उसको ये लगता है कि मेरी बहन को ज़्यादा एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है। लड़कियों को ये लगता है कि भाई को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ज़्यादा एक आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको खेलने भी बाहर भेजा जा रहा है, उसके लिए कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला नहीं है। तो दोनों ही अपनी एक अंदर की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ये परिवार वालों को समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, जो माता पिता आजकल बहुत कम दे रहे हैं बच्चे को। इसकी वजह से बच्चे मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन में तरफ जा रहे हैं। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे को गेम्स में डालिए। हमेशा याद रखिए कि एकेडमिक जो है वो सेकेंडरी है बच्चे की लाइफ में। अगर बच्चा सेल्फ सेटिस्फाई है, बच्चे में अगर एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो वो एकेडमिक प्रॉब्लम्स को भी डील कर पाएगा। सोशल एक्सपोजर से कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे के बहुत अच्छे होते हैं। वो देखता है कि दूसरे बच्चे भी ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन को भी उसे कैसे नॉर्मलाइज करना है वो भी उसे समझ आता है कि हाँ, अगर मेरे फ्रेंड ने साइकिल चलानी सीखी तो वो पहले गिरा, तो मैं भी अब डायरेक्ट साइकिल नहीं चलाऊंगा। तो पेरेंट्स क्या कम्युनिकेशन यूज़ करते, देखो वो कितनी अच्छी साइकिल चला रहा है, तुम नहीं चला पा रहे हो, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ये समझाना है कि बेटा पहले तुम गिरोगे ही, पहले तुम पैडल पे पैर रखोगे, फिर तुम आगे बढ़ोगे। तो सोशल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कमी है आजकल परिवारों में। हम देखें तो बच्चे को आप घर में ही रखना चाह रहे हैं, पार्टीज़ में नहीं जाना है। अगर आप जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप पेरेंट्स बात कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। कोई एक्सपोजर नहीं है कि बच्चे खुद से अपने आप को आगे बढ़ा के इनिशिएट करना स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स को कम्युनिकेशन स्किल, सोशल एक्सपोजर और इक्वालिटी की जो भी चीज़ है एक बहुत बेटर तरीके से, इक्वल तरीके से बच्चों में और परिवार के बाकी सदस्यों में प्रॉपर तरीके से बांटी जाए। सर, कई प्रकार के रोगी आपके पास आते हैं जी। जो शिक्षा और इस उम्र के जुड़ाव से जो बच्चे आते हैं, उनका आप लोग उपचार के रूप में शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखिए, जब स्टूडेंट कोई मानसिक रूप से बीमार होता है या उसके अंदर कोई विकार भी आते हैं, तो स्टूडेंट के साथ में काफ़ी हम लोग जिस तरह की चीज़ें पाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को बता पाने में एक तो उनको मुश्किल आ रही है, वो घर में नहीं बता पा रहे हैं अपनी बातों को। तो कई बार ये चीज़ होता है, जैसे हम भूमिका मनोवैज्ञानिक है, तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के हेल्प से और साइकेट्रिस्ट के हेल्प से बच्चों को तो पहले एक कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है कि किस तरह से अपनी बातों को कहे। अब ऐसे बच्चे जब आते हैं तो उनके साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा होता है कि पढ़ाई में धीरे धीरे वो बच्चा नीचे जा रहा है, और उसके साथ ही साथ एक आत्मविश्वास उसका बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे टच करता जा रहा है। बच्चा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे कि वो बाहर आ सके। ना तो उसको स्कूल के तरफ से कोई आस नज़र आती है, ना परिवार के तरफ से आस नज़र आती है। वो बाहर निकलना चाहता है, और कई बार जैसे सभी लोग हम लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की तो कमी है, एकदम बिल्कुल कई बार नहीं समझा जाता है। स्कूलों में भी कई बार ये देखा जाता है कि जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं वही अपना ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर पाते हैं, टीचर्स का भी और सबका। जो बच्चा थोड़ा पीछे है वो पीछे ही रह जाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है। सफलता असफलता का मायने एकदम आज के युग में बदल चुका है। ये आप एक बार असफल हो जाइए, ऐसा लगता है कि आपको एक लाइफ टाइम एक आपके साथ एक जुड़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो ऑब्वियसली इन बच्चों में बहुत संभल करके, बहुत धीरे धीरे जा करके उनके अंदर एक बदलाव को लाया जाता है, और इस बदलाव को लाने में सबका एक सम्मिलित प्रयास होता है। हम लोग कई बार स्कूल से भी कांटेक्ट करते हैं, टीचर से हमारे लोग बात करते हैं
घर के सदस्यों में कहीं ना कहीं पेरेंटिंग के वो टिप्स जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो सब बताया जाता है। फिज़िकल हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस है लोगों में कि शरीर अच्छा से काम कर रहा होना चाहिए, बच्चा अच्छा से दौड़ता है, बच्चा उछल कूद करता है, बच्चा बीमार नहीं पड़ता है, फिजिकली हेल्दी है। लेकिन मेंटल हेल्थ होता क्या है यही लोग नहीं समझ पाते। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? तो हम लोग कई बार हम लोग समझाते हैं मेंटल हेल्थ क्या है, इसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से मेंटल हेल्थ में एक साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात कही गई है, किस तरह से मेंटल हेल्थ में एक इमोशनल वेलबींग की बात कही गई है, किस तरह से मेंटल हेल्थ ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उसको एहसास हो पाता है और उसके अनुरूप वो लाइफ में डिसीजंस लेता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर किसी के अंदर में वो चीज़ तो डेवलप हो जाए, मेंटल हेल्थ की वो स्थिति तो आए कि वो अपनी क्षमताओं का उसको आभास हो, चाहे बौद्धिक रूप से या शारीरिक रूप से। और जब एक बार क्षमताओं का एहसास हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप लाइफ में जब डिसीजंस लेंगे तो उसके अनुरूप ही आप लेंगे। इमोशनल वेलबींग की बात आती है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जानता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारी समस्या आ रही है कि व्यक्ति में अभिव्यक्ति नहीं हो पाता है, व्यक्ति नहीं बता पा रहा है। तो ये मेंटल हेल्थ का एक हिस्सा होता है इमोशनल वेलबींग में कि वो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करता है, दूसरों की भावनाओं के अनुरूप भी अपने व्यवहार को बदल पाता है। तो ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ, मैं समझता हूँ कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ तो ग्राउंड लेवल पे कहीं है ही नहीं, समझ ही नहीं है। तुलनात्मक की बात कर रहे हैं, हमारा समाज कभी तुलना करना बंद करेगा ही नहीं, ये बात सच है। अब ये मानकर चला जाए अगर तुलना अगर हमारे समाज में रहती है तो किस तरह से तुलना को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए कि एक तुलना की दृष्टि में एक बच्चा दूसरे बच्चा से किस तरह से तुलनात्मक दृष्टिकोण में वो प्रोत्साहन ग्रहण करता है। तो इस तरह की बातों को मेरे ख्याल से कोई भी समस्या बिल्कुल जड़ से नहीं समाप्त हो सकती, उसका थोड़ा सा रूप बदल करके हमें प्रयास करना चाहिए। शर्मा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई डॉक्टर साहब की बातों से, परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका और आपके अगल बगल के लोगों की भूमिका। आपको क्या लगता है समाज कितना जिम्मेवार हो सकता है इस तरह के रोग और मनोरोग में? सबसे बड़ा रोल मेरे ख्याल से इनफैक्ट फैमिली का अगर पहला रोल है और उसके बाद दूसरा समाज का ही रोल है। फैमिली और समाज में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले स्टेप पे वो अवेयरनेस की ही कमी है। इनफैक्ट जैसे हमारे साथ एक साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप जनरली अगर बाहर निकल किसी से पूछेंगे भी कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो शायद 5% लोग भी नहीं हैं जो बता पाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप पूछ ले कि ये हड्डी का डॉक्टर है तो ऑर्थोपेडिक्स है, हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट है, ये सबको पता है एक डिटेल्स एक डॉक्टर का क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसको हम लोगों ने अभी तक वो जो मुक्त भोगी है वो जानते हैं। करेक्ट। जो आम आदमी है उसको ये नहीं पता होता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है। मेरे ख्याल से जो भोगी है उनमें भी शायद इस अवेयरनेस की कमी है कि हमारी स्थिति इतनी बुरी है इसमें। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ को हम लोगों ने एक ऐसा टैबू बना दिया है। होता क्या है, जैसे अगर हमें कोई एक फिजिकल पेन या फिजिकल डिस्प्लेजर होता है, अगर हड्डी टूटी तो हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ में क्या होता है, उसे हम पहले स्टेज पे कोई इशू मानने से ही इनकार कर देते हैं। और अगर एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो शायद आसपास में किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे। तो मेरे ख्याल से समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि दिस इज़ जस्ट अनदर प्रॉब्लम। जैसे हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होते हैं, माइंड भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है और उसमें भी वैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे ये ऐसे नॉर्मलाइज हो जाएगा कि दिस इज़ जस्ट अनदर इशू बॉडी का, समाज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने लगेगा, तो मेरे ख्याल से फिर इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान हो जाएगा। ये अभी के दौर में अगर देखा जाए तो जैसे अब पहले था कि लोग एक दूसरे से सामना करते थे, परिवार के बीच में रहा करते थे, समाज के बीच में रहा करते। अभी अगर माना जाए किसी का जन्मदिन भी है तो अभी का माहौल क्या हो गया कि एक हैप्पी बर्थडे टू यू मैसेज डाला और अपना इतिश्री कर लिया, मान लिया गया कि बस हमारा काम यही तक था। पहले ऐसा नहीं था, पहले समाज एक दूसरे से मिलता था। लोगों में अब भावना आ गई है कि हम लोगों का सामना करने से बचें। मनोवैज्ञानिक रूप से आप क्या समझते हैं कि लोगों की ये भावनाएं क्या रोग को मनोरोग बना रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो समाज में एक दूसरे को
फेस करने से बच रहे हैं, अपने आप में रहना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक कॉन्फिडेंस की कमी है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम मिलेंगे, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या समझेगा, क्या ये ज़रूरी है, बातचीत से क्या फ़ायदा होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो इन चीज़ों के पीछे जो सही चीज़ें हैं उसको नहीं देख पाते हैं कि अगर जैसे उनको लगता है कि अगर हम पार्टी में गए तो यूजुअली यूथ है, लोग पूछेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स कितने आए हैं, फिर सोसाइटी वाले मुझे देखेंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, फिर इससे मेरे परिवार वालों के ऊपर उनके ऊपर एक गलत असर पड़ेगा, मेरे माँ बाप की एक बेइज्जती टाइप हो जाएगी अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, फेल हो जाऊँगा। तो इसी तरीके से लोग मिलने जुलने से, फ्रेंड्स बनाने से बहुत बच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि पीयर प्रेशर जो बोला जाता है आजकल की, सोसाइटी संगत में रहोगे तो तुम गलत आदतों में फंस सकते हो। मतलब देखा जाए तो जो अवेयरनेस हो रहा है ना, बहुत गलत तरीके से हो रहा है कि ये सब टाइम वेस्ट है, बैठना मिलना जुलना बात करना टाइम वेस्ट है। आप अपने में रहो, अपने बारे में सोचो। सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी हो रही है हमारी कि अपने बारे में सोचो, आगे बढ़ो। पर हम अपने बारे में तब सोच पाएंगे जब हम देखेंगे कि परेशानियाँ क्या हैं आसपास, है ना, लोग कैसे बात कर रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल, कोपिंग स्ट्रेटजीज बेटर हो रही हैं। हम मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, कोई अपनी समस्या बता रहा है तो हम भी शायद समझेंगे कि हाँ उनको भी समस्या है, तो ये चीज़ एक नॉर्मल है, मैं भी अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। शेयरिंग बढ़ेगा, फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे प्रॉब्लम्स के। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और बच इसलिए रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, फेस कर पाएंगे। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग नहीं समझेंगे, घुट घुट कर लोग रह रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल। शिक्षा में जो बच्चों में जिस तरह की हीन भावनाएं आ रही थी, उसको अभी के माहौल में क्या लगता है कि पहले से ज़्यादा इसका असर है या पहले इसका ज़्यादा असर हुआ करता था? आज के समाज में इसका असर ज़्यादा है। और जो हमारे डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, मुझे लगता है मीडिया, उसका काफ़ी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है इस हीन भावना को और डेवलप करने में। बिकॉज इसको थोड़ा संकीर्ण करें तो सोशल मीडिया पर तक नहीं सीमित रहे हम लोग। सोशल मीडिया तक सीमित रह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है समाज पर, वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो कम उम्र के बच्चे हैं या जो अभी ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं, उन पर ज़्यादा नेगेटिव ही है। बिकॉज एक तो उनका समय 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटे स्क्रीनिंग टाइम जो आप बता रहे थे शर्मा जी, वो 3 घंटा 4 घंटा उनका वेस्ट हो रहा है जी। वो प्रोडक्टिव की तरफ नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण लगता है। आपको क्या लगता है? ये तो है ही, जो टाइम वो उसमें दे रहे हैं और उस टाइम का उन पे इन्फ्लुएंस क्या है, उन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस क्या है, कौन से सोशल मीडिया चैनल्स वो यूज़ कर रहे हैं। और वो सोशल मीडिया चैनल्स पे जो वो देखते हैं, उन्हें लगता है हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, सामने वाला बहुत खुश है, सामने वाले के लाइफ में ये हो रहा है, मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है। तो ये कंपैरेटिव फीलिंग जो है वो आज के समाज में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। और डाइवर्सिटीज़ एक्चुअली बहुत बढ़ गई हैं। पहले की सोसाइटीज़ में हम कहते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी हुआ करती थी, लोग एक जैसे होते थे इसलिए एक दूसरे के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते थे। बट आजकल के सोसाइटी में हम कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस की वजह से सॉलिडारिटी है। तो इंटरडिपेंडेंस एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैम कह रही थी कि मेरा इस चीज़ में सामने वाले से मुझे इंटरेस्ट क्या है, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है सामने वाले से। इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के सोसाइटी में। तो बच्चों में भी ये चीज़ें आने लगी हैं, डिमांडिंग फ्रॉम पेरेंट्स कि मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स यहाँ जा रहे हैं, मुझे ये करना है। तो इसमें मुझे लगता है कि मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल हो सकता है। और स्पेशली जैसे आप कह रहे थे सोशल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसमें होता है ना कि कई बार आपने देखा होगा पबजी वगैरह, कितने गेम इस तरह के हैं, कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कई लोग गलत संगतों में पड़ गए। सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल रह रहा है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है। सर आपके पास आते हैं, रोग बन गया मनोरोग जी, रोग नहीं है मनोरोग। उपचार की विधियाँ जो आप लोग शुरुआत करते हैं, हर अभी जैसा इन्होंने कहा कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों का अंतर भी आम लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग कैसे पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डील करते हैं? तो जैसे जब भी रोगी आता है तो एक टीम के तहत इलाज होता है। टीम में साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, और एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर और साइकेट्रिक नर्सिंग स्टाफ होते हैं। तो ये पूरा टीम वर्क होता है। और इस टीम वर्क का सबसे पहला चीज़ तो होता है कि समस्या का एक
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तैयार करना कि कोई व्यक्ति आया है तो वो एक रोग लेकर के नहीं आया, वो एक व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति विशेष की क्या बातें हैं, मतलब उसका एक अपना पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें होती है, खराब बातें भी। असेसमेंट से शुरू होता है। असेसमेंट, तो असेसमेंट में इंडिविजुअल का असेसमेंट होता है और रोग का असेसमेंट होता है और रोग से जुड़े हुए कारकों का असेसमेंट होता है। उसमें फैमिली भी आ सकता है, उसमें सोसाइटी भी आ सकता है और उसमें आपका स्कूल भी आ सकता है। तो ये सबका एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, कंट्रीब्यूशन इस रोग में कितना है, व्यक्ति का, पर्सनैलिटी का, उसके माहौल का और एक तरह से समाज का पूरी तरह से क्या योगदान है। तो उसके बाद आता है एक शुरुआती दौर में कि बीमारी को आप कैसे सरल भाषा में उस व्यक्ति को और उसके परिवार वालों को समझाते हैं, दूसरी बात। और उसके बाद समझाने के साथ ही एक इलाज के अलग अलग क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है, उन बातों को बताया जाता है। तो ऑप्शंस, अगर बीमारी गंभीर नहीं है, बात गंभीर नहीं है, तो सिंपल काउंसलिंग के जरिए भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, एक ऑप्शन दिया जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई रोगी है जी, उसे दवा ही खाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल, उससे बिल्कुल आप आपस में बातचीत करके, अपने विशेषज्ञों से बातचीत करा के उसकी समस्या का समाधान निकाल सकते। उसके पास पूरा एक ऑप्शन दिया जाता है कि देखिए आपकी समस्या का हमें लगता है कि अभी गंभीर नहीं है, तो एक सिंपल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी जो हम लोग बोलते हैं, बातचीत के जरिए किस तरह से उसके मन के विकारों को हम लोग समझते हुए हटाया जा सकता है, व्यक्ति को सक्षम बनाया जा सकता है, वो किया जाता है। उसके बाद अगर दवाओं का ज़रूरत है तो आजकल मानसिक रोगों का बहुत बहुत कारगर इलाज संभव हो सका है। हर साल बहुत नई नई दवाइयाँ आ रही हैं और जो कि इलाज में कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम लेकर के आ रही है कि इलाज अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स की चिंताएं होती है दवाओं के साथ में, तो जो ये नई नई दवाइयाँ आ रही है कहीं ना कहीं परिष्कृत रूप में तैयार हो रही है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं और कम से कम समय में रोगों को ठीक करने वाली बात हो रही है। सबसे पहला बात होता है उसके बाद कि रोगी को ये समझाना कि इलाज कितना आगे तक चलने वाला है। इलाज में जैसे अभी मृत्युंजय जी कह रहे थे कि एक जीवन शैली में किस तरह से एक बदलाव ला करके हम इलाज को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, उसमें तेज़ी ला सकते हैं, जो सुधार आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों का योगदान होता है। उस साथ में साथ परिवार को जो शामिल किया जाता है वो अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है इलाज का हिस्सा। डॉक्टर सच्चर, मनोवैज्ञानिक रूप से आप इलाज की सबसे अच्छी विधि मनोरोग के लिए क्या समझते हैं? देखिए, बीइंग साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले तो परिवार वालों को साइको एजुकेट करती हूँ मैं। मतलब हम लोग करते हैं, जो सिखाया जाता है प्रोफेशनल तरीके से, कि पहले उसके परिवार वाले और वो जो रोगी है उसको हम लोग बीमारी क्यों हुई, बीमारी के लक्षण क्या है और वो अपनी बीमारी को किस तरीके से उसको समझाना है कि वो समझे, एक्सेप्टेंस आए। क्योंकि जहाँ एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ मुझे एक रोग है, मैं एक परेशानी से गुजर रहा हूँ, तो उसके लिए एक इंडिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी कि परिवार वाले भी समझेंगे कि हमें इनकी मदद करनी है और रोगी को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि मैं इस बीमारी से निकल सकता हूँ। जो मिसकंसेप्शंस हैं मानसिक रोगों से जुड़े हुए, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। बीमारी के बारे में अच्छे से पूरा एक सेशन अगर हम बोले तो पूरा साइको एजुकेट करेंगे कि ये मेडिसिन आपको खानी है, ये मेडिसिन क्यों ज़रूरी है। और अगर कभी कभार कुछ केसेस सिर्फ काउंसलिंग से रिलेटेड रहते हैं या थेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोथेरेपी से रिलेटेड, तो वो क्यों ज़रूरी है, उसके क्या आपके मतलब फ़ायदे हैं, उससे क्या आपको अचीव होगा, कैसे आप निकलेंगे। तो ये सब टेक्निक्स हम लोग थेरेपीज़ में यूज़ करते हैं। अब जो प्रॉब्लम है बेसिकली काउंसलिंग को जो हमारे समाज में समझा जाता है बातचीत, ठीक है, कि क्या करना है, बातचीत होगी, तो परिवार वाले बोलते हैं कि हम भी तो बातचीत कर सकते हैं, हमसे भी तो वो निकल सकते हैं। पर कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं कि उनके अंदर जो परेशानियाँ छुपी हैं, उनकी सोच जिस तरह से एक नेगेटिव सोच हो गई है, जो उनके बिहेवियर में जो बदलाव आया है, और सबसे बड़ा उस रोगी को लगता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, वो जो यहाँ शेयर कर रहा है वो कहीं नहीं जा रहा है। और परिवार वालों को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आप हर तरह की समस्या, पारिवारिक समस्या जो उसके रोग को बढ़ाने में कारण हुई है, उसको भी शेयर करवाते हैं।
तो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ बताते हैं कि अगर एकेडमिक प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन टिप्स बताते हैं कि ठीक है, कभी कभार रोगियों को बहुत डाउट होता है कि सिर्फ क्या मैं अब सारी उम्र दवा से ही सोऊंगा, क्या मुझे ये नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी, जो एक हमारे समाज में मिसकंसेप्शन है कि शारीरिक मानसिक रोगों का क्या उपचार है, नींद की गोलियां। उनको ये लगता है साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो नींद की गोलियां देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे तरीके से हर एक जो गोली है वो नींद की गोली नहीं होती है, सिम्टम्स के अनुसार दी जाती है, रोग के अनुसार दी जाती है। फिर अगर आपको नींद नहीं आ रही है उसको हम कैसे दूर किया जा सकता है, स्लीप हाइजीन टिप्स, कॉग्निटिव टिप्स, बिहेवियरल टिप्स, इस तरह के मोटिवेशनल टिप्स। अगर एडिक्शन की प्रॉब्लम है तो मोटिवेशनल इन्हांसमेंट स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज़ करते हैं कि कैसे वो नशे से दूर हो। तो बहुत सारी विधियां रहती है और सबसे महत्वपूर्ण विधि रहती है साइको एजुकेशन, एक्सेप्टेंस रोगी में कि ये आपको रोग है और इसको इस तरीके से दूर किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि साइको जो आप उसको महसूस करें और माने कि हाँ मेरे को साइको की प्रॉब्लम है, क्योंकि और डायबिटीज परिवार वाले डॉक्टर नहीं बने, विशेषज्ञ के पास जाएं। क्योंकि अगर आप डायबिटीज का इलाज कराने जा रहे हैं तो आप पहले दिमाग में बना के जाते हैं कि मुझे डायबिटीज है, पर मानसिक रोगों में वो ये लेके नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है। इवाना जी, आपको क्या लगता है कि अभी के माहौल में जो बच्चों के साथ जो चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में ये सब जो चल रहा है, उसमें बच्चों को कैसे तैयार किया जा सकता है कि अगर उनको कोई साइको प्रॉब्लम है तो वो है? जैसा कि मैम कह रही हैं कि हमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट हमारी भूमिका मुझे लगता है अवेयरनेस क्रिएट करने में है कि बच्चों को समझाया जाए, उन्हें ये रियलाइज़ कराया जाए कि जो वो कह रही थी कि अवेयरनेस, कि वो आपको स्लीपिंग पिल्स नहीं देंगे, कि उन्हें बताया जाए कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, और वो प्रोफेशनल हेल्प अगर आप सीख करते हैं तो उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप सोशल बॉयकॉट बन जा रहे हैं, या उन्हें ये इनकरेज करें कि वो शेयर करें अपने प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि वो अपने दोस्तों से छुपाए, समाज से छुपाए। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना उनमें बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में योगा, मेडिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। तो उन्हें ये एनकरेज करना कि एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ जो उनके मेजर पेपर्स हैं, सोशियोलॉजी हो, उसके साथ साथ जो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, बॉडीली डेवलपमेंट है, योगा, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब पे भी वो फोकस करें। मिथुन जी, समाज की इस दिशा में क्या भूमिका हो सकती है? अगेन समाज की सबसे बड़ी भूमिका यही हो सकती है कि हम लोग इस पूरी चीज़ से स्टिग्मा जो है उसको हटाने के लिए जो भी कर सकें वो सबसे पहले करें। दूसरा, हर एक वो एवेन्यूज़ जहाँ पे, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस की बात हुई, जहाँ पे भी, कॉरपोरेट्स में भी, इनफैक्ट हर जगह कम से कम एवेन्यू रहे लोगों को रीच आउट करने का। तो स्कूल्स कॉलेजेस में कोई ऐसे साइकोलॉजिस्ट बैठने चाहिए, या विजिटिंग बेसिस पे होने चाहिए कि कोई भी बच्चे को अगर ज़रूरत पड़ी तो जाके उससे वो मिल सके। कॉरपोरेट्स में होना चाहिए। कोई भी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इनफैक्ट आई वुड से आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स आर स्ट्रेस्ड बिकॉज जो वॉल्यूम्स है जो देखते हैं पेशेंट्स दिन भर में, वहाँ पे भी इनफैक्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा सेटिंग हो, वर्क प्लेस हो चाहे बच्चों की जगह हो, वो एवेन्यूज़ होनी चाहिए कि वो रीच आउट कर सकें, उससे स्टिग्मा हटाया जाए। जो उसके पूरे ट्रीटमेंट्स है, जैसा सर ने कहा, पूरे ट्रीटमेंट्स, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो, उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। उसकी अवेयरनेस सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ना बढ़ाई जाए, कंजम्पशन वैसे ना हो, बल्कि जहाँ कहीं भी लगे कि किसी बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, वो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास उसको पहुँचने दिया जाए, उसको उस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, रादर दैन उसको रोका जाए किसी स्टिग्मा को लगा के। तो मेरे ख्याल से समाज अगर इस चीज़ से सबसे इम्पॉर्टेंटली सिर्फ स्टिग्मा हटा दें तो ये 50% ऑफ द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड। डॉक्टर साहब, मिथुन साहब ने कहा कि एवेन्यूज़ होने चाहिए। अगर सपोज मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको इमीडिएटली आपकी मदद की आवश्यकता है, तो आप लोग कैसे मदद करते हैं एक विशेषज्ञ संस्थान होने के नाते? अगर कई बार हमारे पास इस तरह के, हमारे यहाँ हेल्पलाइंस हैं, कॉल्स आते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं परंतु हम आने से किसी तरह से एक झिझक है उनको। ये कई बार हमारे यहाँ अभी जैसे नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अभी पिछले साल ही लॉन्च हुआ है और इसमें पूरे देश भर में लोगों को अपनी मन की समस्याओं को बताने के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन, महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है हमारे दर्शकों को, कृपया ध्यान से सुने। तो एक पिछले साल ही हमारे देश में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत में देश भर में ये व्यवस्था की गई है, सर्विस शुरू किया गया है कि टेलीफोन के जरिए कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं भी बैठा हुआ
संपर्क स्थापित कर सकता है विशेषज्ञों से अपनी मन की समस्याओं से निजात पाने के लिए। और ये नंबर है 14416, सिंपल सा ये छोटा सा नंबर है 14416, और दूसरा 1800914416। एक पहला जो नंबर था 14416 जी 14416, ये टोल सिर्फ फ्री होगा। ये जी हाँ, टोल फ्री इस है। पे आप कभी भी किसी भी वक्त अगर आपको ऐसा लगता है किसी विशेषज्ञ की किसी राय या मशवरे की आवश्यकता है, आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठे हो इस नंबर को डायल इसकी करिए। खासियत क्या है, इसका सर्वर एक जगह पे है और जब आप कॉल करते हो तो आपकी भाषा के अनुरूप वो सर्वर के द्वारा आपको कनेक्ट आपके एरिया अच्छा, में कर ये- दिया ये जाता है। बहुत तो ये बहुत महत्वपूर्ण अच्छी बात बात है, है। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस भाषा में कंफर्टेबल हैं और उसके बाद फिर वो कनेक्ट कर दिया जाता है उससे संबंधित काउंसलर के पास में। तो एक जब आप बोल रहे हो कि व्यक्ति को किस तरह से जब वो आता है तो हम लोग किस तरह से, तो वही चीज़ें हैं कि नहीं, ये सबसे अच्छी बात निकली ना कि आप विश्व में कहीं बैठे हो, भारत में कहीं बैठे हो, एक जी। नंबर डायल कीजिए 14416 14416, आपको उम्मीद से बेहतर सुविधाएं आपको तुरंत जी। उपलब्ध हो जाएंगी। संजय सर, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद डॉक्टर आपका भी। सच्चर, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। ईवाना जी, आपने शिक्षाविद होते हुए समय निकाला, बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय जी, आपने बहुत सारगर्भित बातें कही हमारे समाज से संबंधित। प्रिय दर्शकों, हमें लगेगा हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार, जोहार।